हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर कोई जानता है उनकी ताकत और क़ुव्वत को, जो हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ डट जाते हैं और मज़लूमों की हिमायत करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। आज दुनिया की नज़रों में रहने वाले रजब तैयब एर्दोगान के बारे में हम बात करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान 1954 ईस्वी में पैदा हुए। 26 जनवरी इस्तांबुल के एक शहर में, जिस शहर का नाम है कासिम पाशा। तैयब एर्दोगान के वालिद एक कोस्ट गार्ड थे, जिनका काम था साहिलों के किनारे अगर कोई पानी में डूब रहा हो या कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना। वो एक शिप के कमांडर थे। तैयब एर्दोगान बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते थे, वहाँ का रूल था कि 25% इस्लाम की पढ़ाई होती थी। यही उनकी बहुत बड़ी खूबी थी, जो आज एर्दोगान के अंदर देखी जाती है। वहीं से उन्होंने दीन की पढ़ाई भी हासिल की, जैसे कि वहाँ कुरान पढ़ाया जाता था और हदीस भी पढ़ाई जाती थी। रजब तैयब एर्दोगान जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का नाम था इमाम हातिब। यही स्कूल से आपने ग्रेजुएशन भी की। बचपन में वह बहुत मेहनत किया करते थे। जब वो पढ़ाई से छुट्टी मिलती थी जब उन्हें पढ़ाई से छुट्टी मिल जाती थी, तो नींबू पानी और पानी की बोतल वगैरह बेचा करते थे, जिससे उनको कुछ पैसे हो जाया करते थे। फिर रजब तैयब एर्दोगान कासिम पाशा शहर में एक लोकल फुटबॉल क्लब था, जहां वो फुटबॉल भी खेला करते थे और बहुत अच्छे फुटबॉलर भी थे। रजब तैयब एर्दोगान एक सेमी लेवल के फुटबॉलर थे और जहां वो फुटबॉल खेला करते थे, जिस स्टेडियम में खेला करते थे, अब उस स्टेडियम का नाम रजब तैयब स्टेडियम के नाम से रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम रजब तैयब एर्दोगान की राजनीतिक करियर के ऊपर। कैसे उन्होंने अपने करियर को शुरू किया, कैसे उन्होंने राजनीति में आए, कैसे वो मेयर बने और तुर्की के अजीम राष्ट्रपति बने। तो आइए आज हम बात करते हैं। 1976 में एर्दोगान एक कम्युनिस्ट विरोधी कार्यवाही समूह राष्ट्रीय तुर्की छात्र संघ में शामिल होकर राजनीति में शामिल हुए। उसी वर्ष वह इस्लामिस्ट नेशनल सल्वेशन पार्टी (एमएसपी) की बेयोगलू युवा शाखा में प्रमुख बने, उसके हेड बन गए और बाद में उन्हें पार्टी की इस्तांबुल युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्हें अध्यक्ष के रूप में भी इस्तांबुल का बना दिया गया। 1980 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 1980 के सैन्य तख्ता पलट के बाद के युग के दौरान निजी क्षेत्र में सलाहकार और वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में भी कार्य किया। जब राजनीतिक दलों को बंद कर दिया गया था, तो वो एक सलाहकार के रूप में काम किया करते थे। 1983 में एर्दोगान ने इस्लामिस्ट वेलफेयर पार्टी में नेकमेटिन एर्बकन के अधिकांश अनुयायियों का अनुसरण किया। वह 1984 में पार्टी के बेयोगलू जिला अध्यक्ष बने और 1985 में वे इस्तांबुल शहर का अध्यक्ष बने। 1991 में उन्हें सांसद के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें उनकी सीट लेने से रोक दिया गया था। इस्तांबुल के मेयर 1994 से 98 तक रहे। तो आइए हम बात करते हैं मेयर बनने की कहानी। 27 मार्च 1994 के स्थानीय चुनाव में एर्दोगान को
19% लोकप्रिय वोट के साथ इस्तांबुल का मेयर चुना गया। एर्दोगान एक 40 वर्षीय डार्क हॉर्स उम्मीदवार थे, जिनका मुख्यधारा के मीडिया द्वारा मजाक उड़ाया गया था और उनके विरोधियों द्वारा उनके साथ एक दोषी के रूप में व्यवहार किया गया था। वह कार्यालय में व्यावहारिक था। इस्तांबुल में पानी की कमी, प्रदूषण और यातायात अराजकता सहित कई पुरानी समस्याओं से निपटना था। सैकड़ों किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाकर पानी की कमी की समस्या को दूर किया रजब तैयब एर्दोगान ने। अत्याधुनिक रिसाइक्लिंग सुविधाओं की स्थापना के साथ कचरा समस्या समाधान किया, ट्रैफिक समस्या समाधान किया, प्रदूषण समस्या समाधान किया। जब एर्दोगान कार्यालय में थे, प्राकृतिक गैस पर स्विच करने के लिए विकसित किए एक योजना माध्यम से वायु प्रदूषण को कम किया। उन्होंने सार्वजनिक बसों को पर्यावरण के अनुकूल में बदल दिया, 50 से अधिक पुलों और बहुत सारे सड़कों को भी बनाया। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1994 के चुनाव के बाद फिर क्या क्या हुआ। 1994 के चुनाव में इस्लामिस्ट वेलफेयर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्हें इस्तांबुल के मेयर चुना गया था। जियो गोकल्प की एक कविता के पाठ के कारण बाद में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, राजनीतिक कार्यालय से प्रतिबंधित कर दिया गया था और धार्मिक घृणा को उकसाने के लिए 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। एर्दोगान को 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था दोस्तों। एर्दोगान ने बाद में खुले तौर पर इस्लामवादी राजनीति को त्याग दिया। 2001 में उदारवादी रूढ़िवादी AKP की स्थापना की, जिसे उन्होंने 2002 में एक शानदार जीत के लिए आगे बढ़ाया। एर्दोगान के साथ अभी भी तकनीकी रूप से पद धारण करने से प्रतिबंध है, अभी भी प्रतिबंध थी दोस्तों। AKP के सह संस्थापक अब्दुल गुल इसके बजाय प्रधानमंत्री बने और बाद में एर्दोगान के राजनीतिक प्रतिबंध को रद्द कर दिया। 2003 में SIIRT के एक उपचुनाव जीतने के बाद एर्दोगान ने गुल को प्रधानमंत्री के रूप में बदल दिया। साथ ही गुल राष्ट्रपति पद के लिए AKP के उम्मीदवार बन गए। 2014 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले और 2018 में फिर से चुने जाने से पहले एर्दोगान ने 2007 और 2011 में 2 और चुनावी जीत के लिए AKP का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री के रूप में एर्दोगान के कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में तुर्की की यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए बातचीत में प्रगति हुई। 2001 में एक वित्तीय दुर्घटना के बाद एक आर्थिक सुधार और सड़कों, हवाई अड्डों और एक हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचे में निवेश। उन्होंने 2007 और 2010 में 2 सफल संवैधानिक जनमत संग्रह भी जीते। हालांकि उनकी सरकार फेतुल्लाह गुलेन और उनके गुलेन आंदोलन तुर्की राज्य द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामिक के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए विवादास्पद रही, जिसके साथ AKP पर ऑर्केस्ट्रेटिंग का आरोप लगाया गया था। बलियोज और एर्गेनेकॉन परीक्षणों के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ उनकी सरकार ने कुर्द तुर्की संघर्ष 1978 वर्तमान को समाप्त करने के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के साथ शांति वार्ता पूर्व शुरू की। 2015 में संघर्ष विराम टूट गया, जिससे संघर्ष में नए सिरे से वृद्धि हुई। एर्दोगान की विदेश नीति को न्यू ऑटोमन के रूप में देखा जाने लगा, वर्णित किया गया है और सीरियाई
गृह युद्ध में तुर्की की भागीदारी का नेतृत्व किया है। सीरियाई नागरिक युद्ध के दौरान सीरियाई डेमोक्रेटिक बलों को सीरिया तुर्की सीमा पर ज़मीन हासिल करने से रोकने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। एर्दोगान के शासन के हाल के वर्षों में तुर्की ने लोकतांत्रिक पिछड़ेपन और भ्रष्टाचार का अनुभव किया। 2013 में सरकार विरोधी प्रदर्शन से शुरू होकर उनकी सरकार ने प्रेस और सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए सेंसरशिप को लागू कर दिया, जिससे यूट्यूब, ट्विटर, विकिपीडिया जैसी साइटों पर पहुंच प्रतिबंध हो गई। इनसे तुर्की की यूरोपीय संघ की सदस्यता से संबंधित बातचीत को रोक दिया गया। 2013 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के भ्रष्टाचार घोटाले के कारण एर्दोगान के करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और एर्दोगान को दोषी ठहराया गया था। गुलेन के साथ संबंधों में खटास के बाद एर्दोगान ने अपने समर्थकों को न्यायिक नौकरशाही और सैन्य पदों से मुक्त करना शुरू कर दिया। जुलाई 2016 में एक असफल सैन्य तख्तापलट के प्रयास के परिणाम स्वरूप और अधिक शुद्धिकरण और आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार ने दावा किया कि तख्तापलट के नेता गुलेन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने इसमें किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। एर्दोगान ने शासन को बढ़ते हुए अधिनायकवाद, विस्तारवाद, सेंसरशिप और पार्टियों का असहमति पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही चिन्हित किया गया। तुर्की की सरकार की संसदीय प्रणाली को एक कार्यकारी राष्ट्रपति पद में बदलने के लंबे समय से समर्थक के रूप में एर्दोगान ने 2017 में एक कार्यकारी अध्यक्षता स्थापित करने के लिए दूर दराज राष्ट्रवादी आंदोलन पार्टी MHP के साथ गठबंधन किया, जहां परिवर्तन स्वीकार किए गए थे। एक संवैधानिक जनमत संग्रह सरकार की प्रणाली औपचारिक रूप से 2018 के आम चुनाव के बाद लागू हुई, जहां एर्दोगान और नए AKP और जिनसे गठबंधन किया था MHP पीपल्स अलायंस को फिर से चुना गया। वह तब से निपट रहा है, लेकिन 2018 की तुर्की मुद्रा और ऋण संकट में योगदान करने का भी आरोप लगाया है, जिससे उसकी लोकप्रियता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। और व्यापक रूप से माना जाता है कि 2019 के परिणामों के हिसाब से देखें तो एर्दोगान और उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। स्थानीय चुनाव, जिसमें सत्तारूढ़ दल ने 15 वर्षों में पहली बार अंकारा और इस्तांबुल का नियंत्रण खो दिया। हार के बाद तुर्की सरकार ने इस्तांबुल में फिर से चुनाव का आदेश दिया, जिसमें सत्ताधारी दल ने फिर से और भी अधिक वोटों के अंतर से हार गए। लगातार 2 हार को एर्दोगान के लिए महत्वपूर्ण हार माना जाता है, जिन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनकी पार्टी इस्तांबुल को खो देती है तो मानो कि वो तुर्की को खो देंगे। जुलाई 2020 में एर्दोगान ने हागिया सोफिया को एक मस्जिद के रूप में, जो पहले से मस्जिद थी, उसे चर्च बना दिया गया था। फिर उसके बाद उसे म्यूज़ियम बना दिया गया था। उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान ने फिर से उसे मस्जिद में बदलने का आदेश दिया। पुनः वो आदेश सफलतापूर्वक हो गया। तुर्की विपक्ष यूनेस्को, चर्चों की विश्व परिषद और कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की निंदा का आह्वान किया। ये था दोस्तों रजब तैयब एर्दोगान की ज़िंदगी के बारे में कुछ अहम पल। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें तुर्की ने भी अहम फैसला किया, अहम किरदार निभाया और बहुत अच्छे